नमस्कार दोस्तों। ज्ञानबाजी के आज के द हिंदू एडिटोरियल सेशन में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज है हमारा लेक्चर नंबर 24 और देखते देखते हमने 23 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं। दोस्तों, आपको सबसे पहले आज ये सूचना देना चाहूंगा कि ये सीरीज हम 30 लेक्चर तक कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम द हिंदू के जगह कोई दूसरे तरीके का सेशन इसमें इन्वॉल्व करेंगे। लेकिन डोंट वरी, हम रीडिंग भी करते रहेंगे, जनरल अवेयरनेस भी करते रहेंगे, वोकैबलरी भी शानदार तरीके से डेवलप करते रहेंगे। उसमें कुछ और नए ट्विस्ट करने का मेरा एक प्लान है, तो लेट अस सी कि चीजें किस तरह से करवट लेती हैं। अगर आपके पास भी कोई आइडिया है, अगर आप चाहते हैं कि सीरीज को इस तरीके से बनाया जाए, या फिर अगर आप कुछ चाहते हैं कि ये वाले सेशंस लिए जाए, तो फिर आप हमें जरूर अपनी सलाह दे सकते हैं। उसके ऊपर हम जरूर 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 विचार करेंगे। बहरहाल दोस्तों, आज का सेशन हम एक शानदार थॉट से शुरू करेंगे। पॉजिटिव एनर्जी के साथ बिल्कुल लग के मेहनत करने वालों के लिए ये सेशन है। एनर्जी से भरा हुआ सेशन आपको पसंद है, इसीलिए एनर्जी के साथ आपके लिए हम सारी बातें लेकर आते हैं। आज कहना ये है अच्छे थॉट में कि इफ यू आर पॉजिटिव यू विल सी अपॉर्चुनिटीज इंस्टेड ऑफ ऑब्स्टिकल्स। ध्यान रहे दोस्तों, ये शब्द जो आपको दिख रहा है इसका उच्चारण है ऑब्स्टिकल्स, नॉट ऑब्स्टैकल्स। इंटरव्यू में, जीडी में अच्छे उच्चारण का अपना अलग महत्व है। जब आप अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, अच्छे उच्चारण से बोलते हैं, दुनिया सुनती है, मानती है और आपका सम्मान भी करती है। इसलिए छोटी छोटी बातों को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। इफ यू आर पॉजिटिव यू विल सी अपॉर्चुनिटीज इंस्टेड ऑफ ऑब्स्टिकल्स। इसका मतलब ये कि यदि आप जिंदगी में सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं तो आप रुकावटों की जगह, मुसीबतों की जगह हमेशा अपॉर्चुनिटीज की तरफ ध्यान देंगे, हमेशा संधियों की तरफ ध्यान देंगे, हमेशा अपने लिए मिलने वाले अच्छे मौकों की तरफ ध्यान देंगे। आपको पता है, जब मैंने अपनी नौकरी शुरू की थी आज से कई साल पहले, तो हमारे एक बॉस थे और उन्होंने एक बार एक बहुत बड़े प्रॉब्लम में, एक बहुत बड़े सेमिनार में जब हम जा रहे थे, वहां अचानक सेमिनार में मेरा काम सिर्फ इतना था कि लोगों से फीडबैक फॉर्म भरवाना था। और हुआ ये कि हमारे बॉस के घर पे अचानक से कोई एक सदस्य, उनकी डेथ हो गई और उनको फोन आया और उन्होंने फोन अटेंड किया और उन्होंने साफ बोल दिया कि बस अब ये सेमिनार में नहीं ले रहा, मैं भाग कर जा रहा हूँ, मुझे जाना पड़ेगा। और फिर मुझे ये कह दिया उन्होंने कि अब आज के दिन सेमिनार तुम ले लो, वैसे भी तुमने कई सेमिनार देखे ही हैं मेरे, तो आपको आइडिया तो होगा ही क्या करना है, तो आज के दिन तुम पूरा सेमिनार कंडक्ट करा लो। और मेरे कंधे पर हाथ रख के उन्होंने एक लाइन बोली जो मुझे आज भी याद है और जिंदगी भर याद रहेगी। उन्होंने बोल दिया था, एवरी प्रॉब्लम गिव्स राइज टू एन अपॉर्चुनिटी। हर संकट किसी न किसी तरीके से एक नए मौके को जन्म देता है। ऐसा बोल के वो चले गए। झूठ नहीं बोल रहा हूं, ये शाश्वत सत्य है। अब ऐसा हो जाने के बाद मैंने अपने आप को टॉयलेट में बंद कर लिया डर के मारे। कम से कम 10 से 15 मिनट ये सोचता रहा कि हे भगवान, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स है, उनके सामने मुझे सेमिनार देना है और मैं क्या बोलूं, कैसे बोलूं, अंग्रेजी में क्या। 15-20 मिनट वहां टॉयलेट में अपने आप को बंद करके मैंने कागज पे लिखा कि क्या बोलना है, पूरी तरह से अपने आप को मोटिवेट किया। मैं नहीं कहता कि मैंने बहुत शानदार सेमिनार लिया, लेकिन हाँ, एक अच्छे टीचर का या फिर एक अच्छे कम्युनिकेशन स्किल वाले टीचर का जन्म उस दिन हो चुका था। धीरे 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 परिपक्व होने के लिए वक्त लगा और आज भी मीलों का सफर तय करना है। लेकिन वो मौका अगर मैंने उस दिन हाथ से गवा दिया होता तो मुझे लगता है आज का ये दिन देखने के लिए और देर हो जाती या फिर कभी ये मौका मिलता ही नहीं। राइट? इसीलिए हमेशा आपके पास ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है और आपसे कुछ नहीं जमने वाला है, इस बात का रोना रोना बंद करिए और कोशिश करिए। आपके पास जो कुछ है उसका शुक्र मनाइए और उसके साथ कोशिश करिए। जाते जाते आपको एक बढ़िया उदाहरण बता देता हूं, कभी किसी जीडी में इंटरव्यू में बड़ा काम आएगा। दो दोस्त थे, एक का नाम था सचिन तेंदुलकर और एक का नाम है विनोद कांबली। आप सब जानते ही हैं, विनोद और सचिन दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। दोनों ने अपने ईरानी ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी ये सब साथ में ही खेली है और इन्होंने बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स भी बनाए। शुरुआती दिनों में हर कोई ये मानता था कि विनोद कांबली एक स्टार बैट्समैन है और विनोद कांबली बहुत आगे जाएंगे करियर में।
22 साल के थे विनोद कांबली जब वेस्ट इंडीज का दौरा लगा और इंडियन क्रिकेट टीम में उनका सिलेक्शन हो चुका था, और वेस्ट इंडीज के एक सुपर फास्ट बॉलर की एक बॉल विनोद कांबली के माथे पे जाकर लग गई। विनोद कांबली के माथे पे वो बॉल क्या लगी, ही वॉज सो हर्ट एंड ही वॉज सो फियर्ड, ही वॉज सो स्केयर्ड कि वो वहां से पेविलियन लौट गए। और पेविलियन लौट जाने के बाद उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को हमेशा के लिए संन्यास दे दिया। आप इंटरनेट पे चेक कर लेना, 22 साल के थे जब उन्होंने टेस्ट क्रिकेट हमेशा के लिए छोड़ दी। बस वो एक बॉल लगी और उसके बाद उनका मनोबल इतना टूट गया कि उसके बाद वो टेस्ट क्रिकेट में कभी आए ही नहीं। आप विनोद कांबली का टेस्ट क्रिकेट का कभी रिकॉर्ड चेक करिएगा। और सेम यही हादसा सचिन तेंदुलकर के साथ हुआ था, जब पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हुए उनके माथे पे यहां पर बॉल लगी और खून बहने लगा। उसके बाद सचिन चले गए पेविलियन, वहां से फिर वो वापस आए, उन्होंने पट्टी वट्टी बांध ली और उसी मैच में उन्होंने 58 रन की पारी खेली। और उसके बाद सचिन ने टेस्ट क्रिकेट में क्या परचम लहराया है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। एक जैसी समस्या लेकिन दो अलग अलग रास्ते। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जिंदगी में अगर आप पॉजिटिव रहते हैं तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज से भरा हुआ आसमान है, अपॉर्चुनिटीज से भरी हुई दुनिया है। लेकिन अगर आप रोने वालों में से हैं तब तो आपके लिए ब्रह्मदेव भी कुछ नहीं कर सकते। बहरहाल दोस्तों, चलिए आज का काम शुरू करते हैं। आज हमारा एक शानदार लेक्चर है और उस लेक्चर के पहले आप सबको दो चार बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बतानी है। करियर काउंसलिंग के लिए मैं अवेलेबल हूं। अगर आप चाहते हैं कि आपके करियर से रिलेटेड कोई भी समस्या हम सॉल्व करें तो बिंदास कॉल करिए। अगर आपको टाइम टेबल बनवाना है, अगर आपको करियर स्विच करना है, एग्जाम की तैयारी करानी है, अगर आप चाहते हैं कि आपको करियर चेंज करना है या नए करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में आप सोच रहे हैं, शादी की वजह से पढ़ाई में बहुत बड़ा गैप आ चुका है, वगैरह वगैरह इत्यादि समस्याओं के लिए आप एक रामबाण इलाज चुन लीजिए। आप इस नंबर पे कॉल लगाइए और हमारे अनुभव का पूरा पूरा फायदा उठाइए। और एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट बेटा, ये अपने दोस्तों को बताया कि नहीं बताया? नहीं बताया तो जाओ जाओ सबको बताओ और जितना हो सके सबका भला करो। 1000 क्वेश्चन की एक शानदार पीडीएफ आंसर कीज के साथ गुरुवार तक रेडी हो जाएगी, जिसमें मई से लेकर सितंबर तक के सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन अवेलेबल होंगे। ये एक दवाई आपके सारे एग्जाम्स का इलाज है, फिर चाहे आप आरबीआई असिस्टेंट की परीक्षा दे रहे हो, एसबीआई क्लर्क की या आरआरबी पीओ की। ये 1000 क्वेश्चन कर लो, रट्टा मार लो, जो मन में आता है करो आप इनके साथ। और उसके बाद आप इन सारी परीक्षाओं में जनरल अवेयरनेस का टेंशन भूल जाओ। लीजिए भैया, इतना आसान बना दिया है हमने आपके लिए चीजों को। कम से कम इसके लिए एक लाइक तो बनता है। अरे यार, कम से कम मेरा सेशन देखने वाले 200-250 स्टूडेंट होते हैं और उसके बाद लाइक आते हैं कम से कम 40, 45, 50, 60, 70, कभी कभी नसीब रहा तो 100 लाइक आ जाते हैं। कमाल करते हो यार, इतने ज्यादा आप ऐसे कैसे हो सकते हो? इतने ज्यादा मतलबी कैसे हो सकते हो? एक लाइक करने में क्या जाता है? सेशन को लाइक करो, कम से कम अपने टीचर का मनोबल बढ़ाते रहो। और सेशन में अगर कोई कमी नजर आए तो आपके टीचर ने कब बोला कि आप उसकी कंप्लेंट मत करो? बोलियो, बोलो आपको क्या चाहिए, आप कौन सी और चीजें एक्सपेक्ट करते हैं। अच्छा फीडबैक देना सीखिए, सो दैट आपको कोई चीज में इंप्रूवमेंट चाहिए तो हम आपके लिए जरूर समय रहते वो सारी बातें करेंगे। ऑलराइट, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और सीधा चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक है डाइल्यूशन विदाउट एडिक्वेट डेलिब्रेशन। और आज के इस टॉपिक को समझने के लिए मुझे आपको एक बैकग्राउंड बताना पड़ेगा, सो दैट ये टॉपिक आपको पानी की तरह समझ में आ जाए। पहले आपको ये लाइन का मतलब मैं समझा देता हूं। देखो, डाइल्यूजन, डाइल्यूजन ये वर्ड आया है अंग्रेजी के एक वर्ड डाइल्यूट से। और डाइल्यूट वर्ड का मतलब क्या होता है? ऐसी कोई भी चीज जिसमें पानी मिला दिया गया हो। ओके। डेलिब्रेशन, डेलिब्रेशन का मतलब होता है ठीक से सोचना, ठीक से विचार करना, ठीक से चर्चा करना और उसके बाद कदम उठाना। बड़ा पॉजिटिव वर्ड है ये। डेलिब्रेशन का मतलब क्या होता है? ठीक से सोचना, विचार करना, आपस में चर्चा करना और फिर कदम उठाना। तो कहने का मतलब ये है कि पार्लियामेंट में एक ऐसा बिल लाया गया है जिसको पास कर दिया गया है, यानी जिसको पानी में घोल के डाइल्यूट कर दिया गया है, बिना ठीक से विचार किए, विदाउट एडिक्वेट डेलिब्रेशन।
यानी बिना ठीक से विचार विमर्श किए कर दिया गया है, तो कहीं ये उल्टा 12 के भाव हम पे ना पड़ जाए, कहीं ये फायर बैक ना कर दे। ये तो वही हो गया कि किसी ने बिना सोचे समझे दवाई खा ली, उसका उल्टा रिएक्शन हो सकता है, राइट। तो इस तरह का एक टॉपिक हमारे सामने आया है और आज का ये टॉपिक है श्रम कानून के ऊपर, यानी लेबर लॉस के ऊपर। अब आप बोलेंगे सर इसका हमारे एग्जाम से क्या लेना देना। दोस्तों एक बात समझ लीजिए, आपकी पर्सनालिटी में हर तरह के रंग होने चाहिए। आपको इकोनॉमिक्स के बारे में समझ में आना चाहिए, फाइनेंस के बारे में समझ में आना चाहिए, आपको पॉलिटिक्स के बारे में समझ में आना चाहिए, आपको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स, सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इन सब बातों का, फाइनेंस, मार्केट, स्टॉक मार्केट, सबका नॉलेज होना चाहिए। ख्वाब अगर देखें आपने जिंदगी में 8 और 6 लाख के पैकेज के, तो उसके लिए जरा अपने आप को तपाना भी सीखिए, राइट। तो ये सब जरूरी है, राइट। यहाँ स्पेशली मैं गर्ल्स से ये बात कह रहा हूं जो कि बिल्कुल इस तरह की चीजों में इंटरेस्ट नहीं लेते। और याद रखना, इसकी कीमत एक ना एक दिन आपको चुकानी पड़ेगी, ये इतना आसान नहीं है। अगर आप एक्सपोजर रखोगे तो आपके लिए आसानी हो ही जाएगी। ऑलराइट दोस्तों, तो मैं अपने द हिंदू आर्टिकल में हर तरह के कलर आपके लिए लेकर आता रहता हूं, फिर चाहे कोरोना वायरस का टॉपिक हो, राम जन्मभूमि का वायरस हो, वैक्सीनेशन का टॉपिक हो, इंडिया चाइना के रिश्ते हो, इंडिया पाकिस्तान के रिश्ते हो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो, चाहे फिर श्रम कानून ही क्यों ना हो, हर तरह की बातें हम अपने टॉपिक में करते हैं। इसीलिए काफी बैलेंस्ड सीरीज रही है, बहुत शानदार सीरीज रही है ये। ऑलराइट दोस्तों, तो टॉपिक आपके समझ में आ गया। चलिए अब आपको जरा मैं बैकग्राउंड बता देता हूं और सीधे सीधे हम टॉपिक को फिर रीड करना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों एक बात समझिए, ऐसा है कि, माफ करना एक सेकेंड, यस। तो दोस्तों ऐसा है कि लेबर लॉ जो भारत में कई वर्षों से एक पेंडिंग बिल है, इसको हम कहते हैं श्रम कानून। ओके, श्रम कानून। अब इसका एक बेसिक बैकग्राउंड आप समझ लो। आप सबको पता है कि मजदूरों के लिए, वर्कर्स के लिए, राइट, मजदूरों, कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स जो होते हैं, जो कि जिनके पास परमानेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं होता, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करते हैं, या फिर फैक्ट्री का कोई परमानेंट वर्कर ही क्यों ना हो, जो भी इस तरह के लोग होते हैं, इन सब के लिए इंडस्ट्रियल एक्ट के तहत अलग अलग कानून बनाए गए हैं, राइट। अब कानून क्या क्या बनाए गए हैं कि एक वर्कर 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेगा, क्योंकि ब्रिटिश के जमाने में इनको बहुत ज्यादा सताया गया था, वर्कर्स की बहुत बुरी हालत होती थी, कोयले की खदान में इनको सीधे सीधे मौत के मुंह में ढकेल दिया जाता था, तो इसीलिए ये नियम बनाए गए। उसके बाद फैक्ट्री की कंडीशंस को जरा सेफ किया गया, ताकि सेफ एनवायरनमेंट में लोग काम कर सके, राइट। एक्सीडेंट्स कम किए गए, फैक्ट्री में होने वाले हादसे, कभी किसी को चोट आ गई, कभी किसी की डेथ हो गई, कभी किसी के हाथ में चोट आ गई, इस तरह के बहुत सी चीजें होती थी, कभी कभी इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता था, कभी कोई ऊंचाई से गिर जाता था। ये सब चीजों को अवॉइड करने के लिए एक्सीडेंट्स के ऊपर भी अच्छे प्रिकॉशंस लिए गए। उसके साथ लेबर को कैंटीन की सुविधा देनी शुरू हो गई, लेबर को टॉयलेट्स की सुविधा देनी शुरू हुई, लेबर के बैठने के लिए चेयर्स की सुविधा रखी गई फैक्ट्री में, नहीं तो खड़े खड़े 8-8 10-10 घंटे काम करना है, ओवर टाइम के एक्स्ट्रा पैसे उसको दिए जाएंगे, ये सब काम किया गया। अब ये जो सारी चीजें की गई, इससे लेबर का जीवन, वर्कर्स का जीवन काफी हद तक इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में आसान किया गया। अब ये जो मैं इतने सारे अलग अलग चीजें आपको बता रहा हूं, ये हर फैक्ट्री में लागू नहीं होते हैं, लेकिन जहां पर भी ये लागू होते हैं वहां ये सारी चीजें मिलती ही हैं। अब नतीजा क्या हुआ कि 1947 के बाद देश में लाए गए इन कानूनों से धीरे 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 देश तो आगे बढ़ा, लेकिन देश की प्रोडक्टिविटी बहुत घटती चली गई, दिन ब दिन कमजोर होती चली गई। अब ये प्रोडक्टिविटी शब्द का मतलब क्या होता है? प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है टोटल प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीपल,
राइट। किसी जमीन की अगर आप प्रोडक्टिविटी निकालेंगे, किसी चावल के खेत की प्रोडक्टिविटी अगर आप निकालेंगे, तो आप क्या निकालेंगे? टोटल प्रोडक्शन, यानी कितना उत्पादन हुआ चावल का, डिवाइडेड बाय टोटल लैंड एरिया, कितने बड़े खेत हैं ये, वो, तो ये आ जाएगी टोटल प्रोडक्टिविटी। अब आप ही जरा सोचिए कि यदि मान लीजिए प्रोडक्शन हुआ है 100 क्विंटल का, ओके, एक उदाहरण ले रहा हूं, और नंबर ऑफ पीपल कितने हैं? 100 लोग हैं, तो इसका साफ मतलब क्या हो गया कि एक आदमी ने 1 क्विंटल बनाया है, राइट। 8 घंटे काम करके 1 क्विंटल बनाया है, तो ये जो प्रोडक्टिविटी है ये काफी हद तक कम मानी जाएगी। मैं इजराइल का एक उदाहरण लेता हूं। इजराइल के खेतों में अगर खेत 2 एकड़ का होगा, 2 एकड़ बटा 2 एकड़ का खेत होगा, तो उनके यहाँ पर फ्रूट्स का प्रोडक्शन हो जाता है 140 क्विंटल, ओके। और यदि भारत की बात करें, तो भारत इतने ही लैंड एरिया में 90 क्विंटल भी ठीक से ग्रो कर ले तो बड़ी बात है, ये है। तो किसकी प्रोडक्टिविटी कम हुई? भारत की। जापान का 18 साल का एक नौजवान और भारत का 18 साल का एक नौजवान, आप बताओ ज्यादा इनपुट, ज्यादा आउटपुट देने वाला, ज्यादा रिजल्ट देने वाला, ज्यादा काम का बंदा कौन रहेगा? बोलने की जरूरत नहीं है, आप सब जापान नहीं भी गए होंगे तब भी आपको इसका आंसर पता होगा। सही जवाब है जापानीज गाय। क्यों? क्योंकि उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी है। दुनिया के अलग अलग चैलेंजेस, दुनिया की अलग अलग मुसीबतें, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, ज्ञान, विज्ञान, हर चीज से वो एक भारतीय बच्चे से थोड़ा ज्यादा परिपक्व हो सकता है, इसके चांसेस है। ये होती है दरअसल प्रोडक्टिविटी। अब हुआ ये कि श्रम कानूनों में कभी कोई बदलाव लाए ही नहीं गए आजादी के बाद, इसीलिए धीरे 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 प्रोडक्टिविटी जो है वो घटती चली गई। एक वर्कर 8 घंटे काम करने के दौरान न जाने कितने बार ब्रेक्स लेता है, न जाने कितने बार उसको टॉयलेट जाना पड़ेगा, न जाने कितने बार वो कैंटीन जाएगा, और अलग अलग चीजों के वजह से प्रोडक्टिविटी गिर जाती है। नाइट ड्यूटी में आए दिन ऐसी बातें सुनने में आती है कि वर्कर अपनी मशीन के पास ही सो रहा है। मैं खुद वालुज में एक कंपनी में जहां काम किया करता था, मेरे सामने ये बहुत सारी चीजें हमने देखी है जो कि कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी को खूब खराब करती है। और आप कुछ बोल भी नहीं सकते, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि इनका यूनियन होता है, और यूनियन के साथ किसी भी तरीके से अगर आप मतलब उलझते हैं, तो वो अपने आप में पूरी एक पॉलिटिकल समस्या बन जाती है, राजनीतिक समस्या बन जाती है। तो कई दिनों से मोदी सरकार ये मुद्दा उठा ही रही थी कि श्रम कानूनों में बदलाव करने हैं, श्रम कानूनों में बदलाव करने हैं, ताकि देश की प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सके, ताकि ज्यादा से ज्यादा काम हो सके, ओके, और उचित दाम पर ये काम हो सके, इसकी अपेक्षा हर किसी को थी, राइट। तो स्वाभाविक सी बात है कि आज के इस आर्टिकल में आपको इससे रिलेटेड कोरोना काल में जो जो बदलाव लाए गए हैं वो सब देखने को मिल जाएंगे। ऑलराइट, अब आपका बेसिक पूरा क्लियर हो गया है। अब जरा हम चलते हैं आर्टिकल में, अब आपको वो तुरंत समझ में आ जाएगा। यस, अब देखिए, डाइल्यूजन विदाउट एडिक्वेट डिलिब्रेशन, यानी किसी कानून को अपना लेना बिना ज्यादा सोचे समझे, राइट। इसमें दोनों तरफ से बातें की गई है। It is important that there is a wider scrutiny and public discussion on the labor bill. लेबर कानून या लेबर प्रस्तावना जो आई थी, लेबर बिल जो इंट्रोड्यूस हुआ, उसके ऊपर ठीक से डिस्कशन हुआ ही नहीं और डायरेक्टली इंप्लीमेंट हो गया। एम आर माधवन साहब आज के हमारे ऑथर हैं, और वो क्या कहते हैं जरा पढ़ते हैं। On September 19, the government withdrew three bills related to the labor laws and replaced them with the new ones. सितंबर 19 को सरकार ने पार्लियामेंट में 3 पुराने लेबर कानून जो पहले लाए गए थे, उनको हटा के नए 2020 के नए कानून वहां पर रख दिए, बिल रख दिए। These bills make significant changes to regulation of labor and employer-employee relationship in several ways. इन नए बिल्स के आधार पर, बिल का मतलब क्या होता है दोस्तों? प्रस्ताव। पार्लियामेंट में जब भी कोई कानून बनाना हो तो उसके पहले क्या लाना पड़ता है? बिल। फिर वो बिल के ऊपर पार्लियामेंट के सदन के सदस्य पूरे बहस करते हैं, और उसके बाद जब 2/3 बहुमत मिल जाता है तो वो पास हो जाता है। ये सिंपल रूल है। तो अब ये जो नया बिल लाया गया है, इससे बहुत कुछ बदलाव आएंगे। किसमें? रेगुलेशन ऑफ लेबर, यानी श्रमिक के ऊपर जो कानून है वो, और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन, एम्प्लॉयर मतलब नौकरी देने वाला,
एम्प्लॉय मतलब नौकरी करने वाला, तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिलेशन में भी काफी हद तक बदलाव आएंगे। अब वो सकारात्मक है या नकारात्मक, चलिए देखते हैं। इंडिया हैज अ कॉम्प्लेक्स रेजीम ऑफ लेबर लॉज। इंडिया हैज अ कॉम्प्लेक्स रेजीम, रेजीम का मतलब होता है दोस्तों सिस्टम। ओके, तो भारत में जो सिस्टम है लेबर लॉस के वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल, जटिल मुश्किल। एंड सेवरल कमिटीज हैव रेकमेंडेड सिंप्लीफाइंग एंड रैशनलाइजिंग देम। बहुत सारी कमिटीज ने उसको आसान करने का और उसको रैशनलाइज करने का तरीका सुझाव में दिया था। रैशनलाइज करने का तरीका मतलब क्या होता है? रैशनलाइज करने का तरीका मतलब होता है किसी चीज को देखकर, समझकर, ऑब्जर्व करके उसके हिसाब से चीजों को एडजस्ट कर लेना, राइट। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए कि किसी घर में रात को डिनर करने का टाइम होगा 7:30-8 बजे का, ठीक है, जल्दी डिनर कर लेते हैं। कुछ बुजुर्ग लोग हैं जल्दी खाना खा के जल्दी सोना पसंद करते हैं। आप एक ऐसे इंसान हैं जो रात को 10 बजे तक, 11 बजे तक डिनर करते ही नहीं है। तो आपको रोज उनको ऑब्जर्व करके खुद को वैसा बदलना होगा, अपने आप को रैशनलाइज करना होगा। ये इसका बेसिक मतलब है, ठीक है। लास्ट ईयर द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड 4 लेबर कोड्स एज बिल्स टू रिप्लेस 29 एग्जिस्टिंग लॉज। साल 2019 में सरकार ने श्रम कानून जो कि 29 अलग अलग कानून थे उनको बदलने के लिए 4 बड़े-बड़े बिल लाए थे। पिछले साल की बात है। These codes dealt with regulation of wages, occupational safety and health, social security and industrial relation। ये जो 4 कानून थे ये कौन कौन से थे? रेगुलेशन ऑफ वेजेस, वेजेस का मतलब होता है मजदूरी, दिहाड़ी जो पर डे मिलता है ना वो। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, काम करते समय सेफ्टी और हेल्थ के ऊपर कानून। अब देख लो यहाँ बाजू में ये तीनों के तीनों लेबर काम कर रहे हैं, ना किसी के सर पे हेलमेट है ना किसी तरह की कोई सुरक्षा है, बस हाथ में तीनों ग्लव्स पहने हुए, 2 ही लोग ग्लव्स पहने हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इतने खराब वर्किंग कंडीशन में काम करेंगे तो चोट आने का डर रहता है, तबीयत खराब होने का डर रहता है, एक्सीडेंट होने का डर रहता है, तो उसके ऊपर एक कानून था। तीसरा सोशल सिक्योरिटी, इनकी सोशल सिक्योरिटी के लिए एक कानून था। और चौथा इंडस्ट्रियल रिलेशंस, इंडस्ट्रियल रिलेशन मतलब इंडस्ट्रीज के जो कानून होते हैं उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ बदलाव थे। ये कब आए थे? 2019 में। लेकिन 2019 में आए गए ये 4 बिल्स को रोककर 2020 में मोदी सरकार ने कोरोना के प्रभाव के साथ कुछ नए कानून लाए और उनको पास भी कर दिया है। अब वो नए कानून लाए, पास भी कर दिया है, न ठीक से चर्चा हुई, न पब्लिक डिबेट हुआ, न डिस्कशन हुआ, और आम जनता आपके जैसी मेरे जैसी हम लोगों को तो फुर्सत ही नहीं है। हम लोगों को तो ये देखना होता है कि शिखर धवन 0 पे क्यों आउट हो गया, हमको ये देखना होता है कि पृथ्वी शॉ को अगले मैच में नहीं लेंगे तो अच्छा होगा, हमको ये देखना होता है कि विराट कोहली ने सिर्फ 14 रन बनाए हैं, हमको ये देखना होता है कि रिया चक्रवर्ती जेल में क्या खाना खा रही है, और हमको ये देखना होता है कि अनुष्का शर्मा को हरी चटनी पसंद आ गई तो अब वो आगे लाल चटनी खाएगी कि नहीं खाएगी। ये सारी चीजों के वजह से तो बेड़ा गर्क हो गया है पूरे देश का। तो ढंग के जो इस देश के लिए जरूरी मुद्दे हैं वो सब किसी को करने ही नहीं है और उनके बारे में बात भी नहीं करनी है। आज आपको यह समझ में आएगा कि कितने भयानक लॉज सरकार ने ऑलरेडी पार्लियामेंट से पास कर लिए, और आपके और मेरे जैसे लोग जिनका पूरा फ्यूचर इस देश में डिपेंड करता है उनको इनके बारे में भनक तक नहीं लगी है, पता भी नहीं चला है। ये एक्चुअली में बहुत बड़ी पराकाष्ठा है। मुझे अक्सर बच्चे ये बोलते हैं कि सर न्यूज चैनल्स वाले ढंग की न्यूज दिखाते ही नहीं है। नहीं बेटा नहीं, इसके लिए आप जवाबदार हैं, साफ साफ आप जवाबदार हैं। आज आप अपने माथे पे ये बात ठीक से समझ लो और लिख लो। रिया चक्रवर्ती के ऊपर न्यूज दिन रात टीवी पर घूमती रहती है। सुशांत की डेथ के 3-4 महीने के बावजूद सुशांत हर न्यूज चैनल पे छाए हुए हैं। कारण सिर्फ एक कि यदि मान लो वो श्रम कानून के ऊपर बात करने बैठेंगे न्यूज चैनल वाले तो उसकी टीआरपी आएगी मात्र 5%, और रिया चक्रवर्ती के ऊपर कोई गर्मा गर्म खबर डाल दी जाएगी तो उसकी टीआरपी आएगी 85%। आप जैसे लोग जो देखना पसंद करते हैं वो मीडिया परोसना पसंद करता है। बस जिस दिन आप इस तरह की बकवास को सर पे बिठाना बंद कर दोगे आपके लिए ढंग की खबरें आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि कोई चारा बचेगा ही नहीं।
ये बिल्कुल वैसा ही है कि आपने जो ऑर्डर किया है होटल में आपको वही चीज मिलेगी। जितना घटिया ऑर्डर करोगे उतनी घटिया चीजें सामने आएंगी, जितना अच्छा ऑर्डर करोगे उतनी अच्छी चीजें सामने आएंगी। आप जिस तरीके से रहते हैं खाते हैं आपकी पर्सनालिटी वैसी दिखती है, उसी तरीके से जितने जैसे आपके विचार हैं, जो आपकी सोच है, उस तरह की खबरें आपको बाजार में मिलेंगी। अब लोगों को रिया चक्रवर्ती से ही मजा आ रहा है और आईपीएल की चीजें डिस्कस कर करके उनको लग रहा है कि अपडेट हो रहे हैं, तो लेट द country face the same type of debates. That's absolutely okay, no problem with it. The code on wages was passed by parliament last year. अब ये जो code on wages था, देखो कौन सा वाला, ये पहला वाला रेगुलेशन ऑफ वेजेस, ये वाला जो एक चार में से सिर्फ एक, ये लास्ट ईयर पास हो गया। Over the last few months, the Standing Committee on the Labour presented its report on the other three. लेकिन बाकी के तीन बच गए, कौन से? ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ बच गया, सोशल सिक्योरिटी बच गया और इंडस्ट्रियल रिलेशंस बच गया। ये 2019 में पास नहीं हो पाया। It is these three bills that the government has replaced and introduced in the Lok Sabha. अब ये वही तीन बिल है जो सरकार ने अभी अभी 19 तारीख को पार्लियामेंट में लाए और उनको पास करा लिया। ओके, अब पढ़ते हैं आगे क्या है। There are several aspects of this bill that differ significantly from the earlier bills. Let us call the new bills and the 2020 bills to distinguish them from 2019 bills that were examined by the standing committee and subsequently withdrawn. अब ये नए वाले बिल में कुछ कुछ चीजें, ये जो तीन बिल्स थे बचे हुए, ये तीन बिल्स इस साल पार्लियामेंट में आने थे, लेकिन ये तीन बिल्स में पिछले साल जो जो चीजें सरकार डाल रही थी उन चीजों को भी अब सरकार ने बदल दिया है और वो तीनों बिल का चेहरा ही बदल दिया है पूरा का पूरा। तो माधवन साहब ये कह रहे हैं, आज के लेखक ये कह रहे हैं कि चलिए देखते हैं कि 2019 के बिल में क्या क्या था और 2020 के बिल में चुपचाप सरकार ने क्या क्या बदलाव कर दिए हैं। फर्स्ट, द 2020 बिल रेज सेवरल थ्रेशोल्ड्स। थ्रेशोल्ड शब्द का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो कि फोर्स के साथ अंदर आ रही है या जिसको रोकने की कोशिश की जा रही है फोर्स लगाकर, उसको बोला जाता है थ्रेशोल्ड। ओके, जैसे बाथरूम के सामने हम एक छोटी सी मेड़ लगा देते हैं ताकि बाथरूम का पानी बाहर ना आ जाए, बेडरूम में ना आ जाए, तो वो जो एक बाउंड्री हम लगा के रखते हैं, दैट इज वन ऑफ द थ्रेशोल्ड। जस्ट एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूं। The Factories Act of 1948 defines any manufacturing unit as a factory if it employs 10 workers and uses electricity or 20 workers without the use of electric power. These thresholds are now being raised to 20 and 40 workers respectively. हमारे देश में 1948 का एक कानून है जिसको चुपचाप बदल दिया गया है। पता है क्या? उस कानून के मुताबिक ऐसी कोई भी उत्पादन करने वाली जगह जहां पर 10 वर्कर और बिजली यूज हो रही है काम करने के लिए, उसे फैक्ट्री बोला जाएगा। ठीक है, 10 लोग हैं और साथ में बिजली अगर वहां पर यूज हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी वहां पर है, अवेलेबल है, तो उसको फैक्ट्री बोलेंगे। अथवा 20 वर्कर है और बिजली नहीं है तो उसको भी फैक्ट्री बोलेंगे। समझ में आया आपको? उसको अब बढ़ाकर मोदी सरकार ने क्या कर दिया है, 20 वर्कर प्लस बिजली और 40 वर्कर विदाउट बिजली कर दिया है। समझ में आया? 20 वर्कर विद बिजली एंड 40 वर्कर विदाउट बिजली, ये तुरंत कर दिया है सरकार ने। तो डेफिनेशन ही बदल गई है। तो ये जो 10 वर्कर वाले जो भी अभी बचे होंगे उन तक तो सरकार पहुंचने की बात ही नहीं कर रही है। The Industrial Dispute Act 1947 requires any establishment employing over 100 workers to seek government permission before any retrenchment. The threshold has been raised to 300 workers, with the government empowered to raise it further through notification. Okay, now retrenchment. What do you mean by retrenchment? Retrenchment का मतलब होता है मौजूदा स्थिति में कटौती करना। अब भारत में क्योंकि कोरोना आ चुका है तो एक्स्ट्रा का लेबर तो किसी को नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा का मटेरियल नहीं चाहिए, क्योंकि उसका पैसा कौन भरेगा, तो रिट्रेंचमेंट किया जाता है। रिट्रेंचमेंट का मतलब होता है लोगों को, मैन पावर को और कॉस्टिंग को कम करने के लिए की गई कटौती। राइट, इन्फोसिस वाले या फिर टाटा वाले, ये जितने भी हैं, ये लोग एक्स्ट्रा वर्कर्स को फटाफट निकालते चले जाते हैं, एम्प्लॉयज को निकाल देते हैं, क्योंकि रिट्रेंचमेंट जरूरी है, अगर जरूरत नहीं होगी तो निकाला जाएगा, ऐसा रहता है। अब ये जो नियम है रिट्रेंचमेंट का,
ये 100 वर्कर वाली फैक्ट्री पे लागू होता था, जिसको अब सरकार ने बढ़ा के 300 वर्कर्स वाली फैक्ट्री पे लगा दिया है। तो अब अगर आपके फैक्ट्री में 300 या 300 से ज्यादा लोग होंगे तो ही आप रिट्रेंचमेंट कर सकते हो, कहने का मतलब ये है। तो अच्छी बात है भाई, चलिए किसी की नौकरी छूटने से बच जाएगी। विद द गवर्नमेंट एम्पावर्ड टू रेज इट फर्दर थ्रू नोटिफिकेशन, और सरकार को ये भी हक है कि वो ये 300 को और आगे तक बढ़ा सकती है। सरकार ने वो पूरा लीवर कंट्रोल अपने हाथ में रखा हुआ है। These changes have been debated for over 2 decades, but were not proposed in the 2019 bill. इस बदलाव के बारे में कई सालों से डिबेट चल रही थी, लेकिन आज तक कोई बदलाव हुए नहीं। 2019 में भी उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ। The Industrial Employment Standing Order Act of 1946 require employer to formally define conditions of employment under them if they have at least 100 workers. The 2020 bill has increased the threshold to 300 वर्कर्स ही होगा ऊपर, आई गेस। एक सेकेंड, हाँ 300 वर्कर्स। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि यदि कोई फैक्ट्री में 100 वर्कर हैं तो वहां का जो मालिक होगा वो खुद बताएगा कि इस फैक्ट्री की हालत कैसी है, दशा कैसी है, और उसके ऊपर हर तरह के प्रोविजन सरकारी नियम के हिसाब से लेगा। लेकिन अब वो प्रोविजन को हटा के कितना कर दिया गया, 300। तो जब तक आपके पास 300 या 300 से ज्यादा वर्कर्स नहीं होते, इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल। आपको एक सिंपल उदाहरण बताता हूं इसका फर्क क्या पड़ता है। मैं संकल्प में पिछले 5-6 साल से काम कर रहा हूं, ओके। अब इतने दिन से काम करने के बाद जब कभी मैं ये बोलता हूं कि सर हमारा प्रोविडेंट फंड क्यों नहीं काटा जाता सैलरी में से, राइट, तो उसके ऊपर सर का जवाब रहता है, आकाश सर का जवाब रहता है कि कम से कम संकल्प में 20 लोगों का स्टाफ होना चाहिए। 20 लोग अगर होंगे तो फिर प्रोविडेंट फंड के लिए कटिंग की जा सकती है, ये सरकारी नियम है। ठीक वैसे ही अब अगर मान लो इस नियम को 20 से बढ़ाकर 40 कर दिया गया, तो संकल्प में 40 एम्प्लॉयज लाने के लिए संकल्प को और ज्यादा एक्सपांड करना पड़ेगा, और ज्यादा बिजनेस करना पड़ेगा, और ज्यादा इन्वेस्टमेंट लाना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता इतने जल्दी। तो इसका मतलब ये कि प्रोविडेंट फंड की कटिंग वाला काम आने वाले भविष्य में भी नहीं हो सकता। ये इस तरह की जो चीजें होती है, ये बेसिकली सरकार के कंट्रोल में रहती है, सरकार की मर्जी के बिना आप ये नहीं कर सकते। तो ये काफी दिलचस्प होता है, इसको समझना बहुत जरूरी होता है। आपको एक और ऐसा कानून में बता देता हूं। आपको पता है, यदि किसी फैक्ट्री में 100 से ज्यादा वर्कर्स हैं, 100 से ज्यादा वर्कर्स, तो ही उस फैक्ट्री को कैंटीन ओपन करने की इजाजत है, वरना नहीं। अगर 100 से कम लोग हैं तो चुपचाप उनको बोलो कि डब्बा लेकर आओ घर से और खाना खाओ। इसका बेहतरीन उदाहरण है बैंक। बैंक में आपने कभी देखा है कैंटीन होती है? नहीं होती है, क्योंकि बैंक उस कानून के तहत इस बात को बिल्कुल अच्छे से स्वीकार कर लेते हैं कि भैया हम आपको दे ही नहीं सकते कैंटीन, क्योंकि 100 लोग थोड़ी है बैंक में। अगर बैंक का हेडक्वार्टर होगा तो वहां पर भी 100 लोग नहीं होते, इसलिए कैंटीन वैंटीन का प्रावधान नहीं है। बस वो माइक्रोवेव ओवन पड़ा हुआ है, जाइए वहां पर खाना गर्म करिए और खा लीजिए, बस अपना अपना टिफिन लेकर खुद आइए। तो ऐसे अलग अलग प्रावधान होते हैं। वैसे ही फीमेल वर्कर्स को रखने का भी प्रावधान होता है। यदि मान लीजिए किसी फैक्ट्री में 40 से ज्यादा महिलाएं हैं, 40 से ज्यादा लेडीज हैं किसी फैक्ट्री में, किसी यूनिट में, जैसे उदाहरण के लिए टाटा मोटर्स का उदाहरण ले लेते हैं या एमआरएफ टायर्स का उदाहरण ले लेते हैं, यहाँ पर फीमेल स्टाफ होता है। तो 40 से ज्यादा यदि महिलाएं किसी फैक्ट्री में है तो उनके हिसाब से वहां पर क्रेचेस की सुविधा करनी पड़ती है, जहां वो अपने बच्चे को रख सके, खिला सके। वहां पर आया बाई यानी गवर्नेंस की सुविधा करके देनी पड़ती है, ताकि उन बच्चों की देखभाल की जा सके। और उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग के लिए एक फीमेल वर्कर को कम से कम 8 घंटे की शिफ्ट में 2 बार छोड़ा जाता है, जहां पर वो जाकर अपने बच्चों को दूध पिला सके, और फिर साथ ही साथ 20 मिनट का ब्रेक भी उनको मिल सकता है। और उसके बाद फिर उनके लिए सेपरेट बस, उनके लिए सेपरेट कैंटीन, उनके लिए सेपरेट टॉयलेट, इन सब का भी इंतजाम करके देना पड़ता है। ये फैक्ट्री कानून के तहत जरूरी है, जो कि सरकार करती है। अब कोई भी फैक्ट्री का ओनर इतने झमेले पालने की कोशिश करेगा क्या? उसका खर्चा कितना ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए क्या किया जाता है कि फिर अगर इतने झमेले पाल ले तो उससे अच्छा यार फीमेल स्टाफ लो ही मत, कौन पालेगा इतने बहुत सारे झंझट। तो अब सरकार ने, मोदी सरकार ने ये किया है कि इस तरह के कानूनों में जबरदस्त बदलाव लाए हैं,
और फीमेल वर्कर को भी जितना हो सके उतना काम के लिए एक अच्छा प्रावधान बना के देने की कोशिश की गई है। इस मामले में तो तारीफ करनी पड़ेगी भैया कि बहुत बढ़िया चीजें हो रही है। आगे देखते हैं। Second, they provide the government with the power to exempt establishment from any or all other provisions. The Code on Industrial Relation governs working condition, trade union retrenchment and layoffs, dispute resolution and establishes industrial tribunals। एक एक करके समझा देता हूं। जो नया प्रावधान आया है उसमें क्या क्या बातें हुई हैं। उसमें फैक्ट्री के अंदर की वर्किंग कंडीशंस को ठीक करने की बात हुई है, ट्रेड यूनियन यानी मजदूर यूनियन को ठीक करने की बात हुई है, रिट्रेंचमेंट यानी लोगों को नौकरी से निकालना, ले ऑफ का मतलब बराबर वही होता है, लोगों को नौकरी से निकाल देना, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन यानी मान लो फैक्ट्री में आपस में झगड़े हो गए, मैनेजमेंट और स्टाफ के झगड़े हो गए, मैनेजमेंट और वर्कर्स के झगड़े हो गए, तो उसको सुधारने के लिए चीजों का प्रावधान बनाया गया है। ओके। The government may in public interest exempt any new industrial establishment from the provisions of this code, right? अब ये जो ऊपर की इतनी चीजें आपको दिख रही है, इनमें से किसी भी चीज में अब सरकार जैसे चाहे वैसे बदलाव कर सकती है इस नए कानून के मुताबिक। तो सरकार ने सारा कंट्रोल अपने पास रख लिया है उसका। अब मजे की बात, द कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन स्पेसिफाइज लीव एंड मैक्सिमम वर्क आवर्स, रिक्वायर हेल्थ एंड सेफ्टी नॉर्म्स including adequate lighting and ventilation and welfare measures. It subsumes बड़ा प्यारा वर्ड है ये, SUBSUMS subsumes। इसका मतलब होता है किसी चीज को दूसरी चीज में इन्वॉल्व कर देना, किसी चीज को दूसरी चीज में समाग्रहित कर लेना, उसको बोला जाएगा subsumes। It subsumes 13 acts including the Factories Act. The 2020 bill allows the state government to exempt any new factory from its provision in the interest of increased economic activity and employment generation. ये एक बात अच्छी हुई है। 2020 में लाए गए नए कानून को मैं अगर मैं प्रॉपर बैलेंस करूं तो मुझे लगता है कि ये जो कानून आया है, श्रम कानून, ये फैक्ट्री वालों के लिए ज्यादा हेल्पफुल हो गया है, न कि वर्कर्स के लिए। ऐसा मेरा मानना है। हाँ, ये गलत भी हो सकता है, क्योंकि हुआ ये है कि अब फैक्ट्री वालों को रोजगार निर्माण करना ही पड़ेगा, 10 लोगों को फैक्ट्री में नौकरी देनी ही पड़ेगी, इन लोगों को पगार देना ही पड़ेगा, और इनको आप किसी भी हाल में नौकरी से नहीं निकाल सकते, फिर चाहे वो कितने भी नालायक क्यों ना हो। ये सब चीजों को अब सरकार ने धीरे धीरे कम कर दिया है। आपको मैं मेरे फैक्ट्री का एक बार फिर से उदाहरण बताता हूं। जहां पर मैंने मेरे करियर की शुरुआत की थी, वहां उस फैक्ट्री में जबरदस्त लेबर यूनियन था। ओके, मजदूर यूनियन बहुत स्ट्रांग था। तो हुआ ये कि यदि मान लीजिए लेबर यूनियन का कोई लीडर है, जिसको हम यूनियन लीडर कहते हैं, वो यूनियन लीडर है तो वर्कर ही, फैक्ट्री में रोज आता है और रोज बिल्कुल बिंदास फैक्ट्री में घूमेगा, कोई काम करेगा नहीं। मैं मेरे आंखों के सामने का हाल बता रहा हूं दोस्तों। वो नाइट शिफ्ट में होगा तो वो सोता रहेगा, लेकिन वो कोई काम नहीं करेगा। अरे भाई, आप लीडर है तो क्या आप काम नहीं करेंगे? अब वो सोता रहेगा। अगर आप उसको बोलोगे कि एक स्पैनर पास कर दो, तो वो उतना भी नहीं करेगा। अब उसका काम सिर्फ इतना है कि बाकी लोगों की वो देखभाल करता रहे और बाकी लोगों को क्या जरूरत है क्या नहीं है उन सब चीजों का ख्याल रखे। अब शुरुआत में ये चीजें ठीक है, लेकिन एक समय के बाद ये सब चीजें प्रोडक्टिविटी को बहुत परेशान करती है। फैक्ट्री के मालिक को बार बार ऐसा लगता है कि बेवजह मुझे इतनी तनख्वाह देनी है, और फैक्ट्री लीडर्स की जो सैलरी होती है वो अच्छी खासी 50,000, 60,000, 70,000। अगर उनको कुछ बोला तो तुरंत फिर काम रोक देने की धमकी, तुरंत फिर मशीनें बंद कर देने की धमकी, तुरंत फिर हड़ताल कर देने की धमकी। ये सारी चीजें आज के डेट में बहुत आम हो गई हैं, राइट। अब इस तरह की चीजों की वजह से इस कानून में सुधार लाना बहुत जरूरी है। अगर मान लो किसी फैक्ट्री में अच्छा प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, उनका आउटपुट घट रहा है, तब भी अगर मजदूर हड़ताल करके ये बोलेंगे कि नहीं नहीं हमको पगार और बढ़ा के चाहिए और बढ़ा के चाहिए, ये कहां से पॉसिबल होगा? स्पेशली कोरोना काल के बाद आप सब जानते हैं कि फैक्ट्रियों के मालिकों की भी बहुत बुरी हालत हो गई है, पगार देने की परिस्थिति बची नहीं है। अब वहां पर अगर हर कोई जिद पे उतर आए तो ये कैसे होगा? हम मानते हैं कि समस्या लेबर के तरफ से भी है, समस्या फैक्ट्री ओनर की तरफ से भी है, लेकिन मिलके इसका कोई बीच का सॉल्यूशन निकालना बहुत जरूरी है। और इसके लिए ये जो बिल है, ये अपने आप में
एक देखने वाला एक मौका होगा कि आने वाले दिन में ये किस हद तक किसकी कितनी मदद करता है। इस बिल को दूसरे चश्मे से देखोगे तो आपको लगेगा सरकार बहुत पापी है, निष्ठुर है, सरकार ने सबको मतलब बहुत बेकार हालत कर दी है। लेकिन इस बिल को इधर के एंगल से देखोगे तो आपको लगेगा हाँ यार ये भी तो जरूरी है, क्योंकि अगर एम्प्लॉयर के हिसाब से चीजें ठीक नहीं हुई तो नई नौकरियां लगेंगी कहां से, तो कहीं ना कहीं वो प्रावधान भी तो करना पड़ेगा। गिवन दैट एवरी न्यू फैक्ट्री वुड लीड टू इंक्रीमेंटल एम्प्लॉयमेंट, दिस गिव्स वाइड डिस्क्रिशन टू द स्टेट गवर्नमेंट टू एग्जेम्प्ट न्यू फैक्ट्रीज फ्रॉम बेसिक सेफ्टी एंड वेलफेयर नॉर्म्स। देखा आपने, एग्जम्प्ट का मतलब होता है छूट दे देना। बेसिक सेफ्टी एंड वेलफेयर नॉर्म्स यानी बेसिक सेफ्टी और वेलफेयर के जो कार्यक्रम है उसका अगर आप पालन नहीं करोगे तो भी चलेगा, ऐसा फैक्ट्रीज को बोल दिया गया है। अब आप बोलेंगे बाप रे, अगर ये सब नहीं होगा तो फिर तो मजदूरों की हालत बहुत खराब हो जाएगी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन जो एक्स्ट्रा के खर्चे फैक्ट्री को जबरदस्ती करने पड़ते थे अब कम से कम वो नहीं करने पड़ेंगे, राइट। तो वो नहीं करने पड़ेंगे तो कम से कम फैक्ट्री ओनर जो है वो ठीक से फैक्ट्री चला पाएगा, उत्पादन को बढ़ा पाएगा, और इतना ही नहीं लेबर भी ज्यादा से ज्यादा रिक्रूट कर पाएगा। ये इसका फायदा होगा, राइट। इस बात को आपको वैसे समझना पड़ेगा। Note that Factory Acts permitted such exemption from a limited period of 3 months only during a public emergency, right? अब ये जो कानून बनाए गए हैं ये पब्लिक इमरजेंसी में 3 महीने के लिए जो आप कर सकते हो उस समय के लिए ही बनाए गए हैं, हमेशा के लिए नहीं। थर्ड, देयर आर सम चेंजेस रिलेटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट लेबर। कॉन्ट्रैक्ट लेबर का मतलब समझते हो ना आप, जिसको रोज की दिहाड़ी मिलती है, वेजेस मिलते हैं। The 2019 bill was applicable to establishment which employed at least 20 contract workers and to contractors supplying at least 20 workers. These threshold have been raised to 50 workers. Okay, 2019 में जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर का कानून था वो लाया गया था 20 कॉन्ट्रैक्ट लेबर जिस फैक्ट्री में है उनके ऊपर, और अब सरकार ने उसको बढ़ा के किसके ऊपर लगा दिया है, 50 वर्कर वाली फैक्ट्री के ऊपर लगा दिया है। यानी बाकी के जो छोटे मोटे 20 कॉन्ट्रैक्ट लेबर वाली फैक्ट्रियां हैं उनके ऊपर अब ऐसा कोई कानून नहीं है, तो वो बिंदास जैसा चाहे वैसे चल सकते हैं। आपको मैं बार बार बता रहा हूं कि ये सब चीजों के तहत हम क्या इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, भूलना मत। इधर मैंने ऑलरेडी बताया था, अभी बताया था, इसके थ्रू हम प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं बस, क्योंकि प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी तो इस देश का आउटपुट कभी बढ़ेगा ही नहीं, और आउटपुट नहीं बढ़ेगा तो हमारा देश हमेशा पीछे ही रह जाएगा। ये इसके पीछे का लॉजिक है। अब आप इसकी जितनी आलोचना करेंगे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये दोनों पक्ष को बैलेंस करके देखना जरूरी है। आप एक और उदाहरण से समझो, मान लो कि मैं दिन में सिर्फ एक लेक्चर लेता हूं, या मान लो कि मैं महीने महीने भर 8 या 10 ही लेक्चर लेता हूं, और कोरोना चल रहा है और फिर भी मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मेरा एम्प्लॉयर यानी संकल्प एजुकेशन मुझे पूरा पगार देता रहे, तो कहीं ना कहीं ये बात संकल्प एजुकेशन के मन में तो आएगी ही ना कि बेवजह हम इतना ज्यादा बोझ क्यों ढोए, इनको ज्यादा से ज्यादा आउटपुट देना ही पडेगा। कल को आपको बैंक में नोकरी लग जाएगी और आप ये सोचेंगे एकदा लागलं म्हणजे लागलं, आता आपल्याला कोणी इथून काढणार नाही, आता आपण काम केलं तरी चालेल, आपण ऑन ड्यूटी झोपलो तरी चालेल। बेटा ऐसा नहीं होने वाला है, याद रखना। ये जो बदलाव किए गए हैं ना, ये बदलाव अब आपकी नीयत को सीधा कर सकते हैं। ये बदलाव के तहत अब आपको ये समझ में आएगा कि सरकार ज्यादा दिन तक नखरे बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर आप लायक नहीं है और अगर आपने नौकरी की कदर नहीं की तो आपको लात पड़ेगी और निकाल दिया जाएगा। ये चीज एक्चुअली में इस देश के लिए जरूरी है ताकि इस देश का आउटपुट बढ़े और हम जल्द से जल्द चीजों की जवाबदारियों को समझे। ये इसके पीछे का बेसिक मकसद है। अब आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ, the 2020 code prohibits the employment of contract workers in any core activity and specifically permits employment in a specified list of non-core activities including canteen security and sanitation services, right? 2020 का ये जो कोड है, जो नया कानून लाया गया है, ये मतलब कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स और उनकी एक्टिविटीज को जरा प्रोहिबिट करता है, स्पेसिफिक लिस्ट में डाल देता है जिसमें कैंटीन सिक्योरिटी और सैनिटेशन सर्विस अगर उनको नहीं दी गई तो भी चलेगा, राइट। अब कोई ये सोचेगा कि बाप रे कितनी निर्दयी हो रही है फैक्ट्रीज और कितनी निर्दयी हो रही है सरकार।
बेटा मैं फिर से एक बार यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जब मालिक के जेब में ही पैसा नहीं है तो मालिक दुनिया भर के नखरे नहीं उठा सकता। इस बात को आप समझ लो। आपके डैड अगर मान लो कोरोना काल में काफी ज्यादा मतलब लॉस उठा रहे हैं, तो क्या आप अपने डैड से इस बार दिवाली में पूरे घर पे एशियन पेंट्स और बहुत भव्य दिवाली मनाने की उम्मीद रखते हो क्या? नो। और अगर आप मुंह फुला के बैठ जाओगे उस चीज के लिए, तो क्या आपके डैड आपकी शर्त मान लेंगे? नहीं, क्योंकि वो समय की नजाकत के हिसाब से फिट नहीं बैठ रहा है। उसी तरीके से आज परिस्थिति ऐसी है कि इस देश को प्रोडक्टिविटी बढ़ाने वाले कानून चाहिए, ना कि नखरे उठाने वाले कानून चाहिए। तो इसको जिस नजरिए से देखा जा रहा है, अपोजिशन पार्टी वाले इसके खिलाफ वर्कर्स को भड़का रहे हैं, सरकार इसके खिलाफ मजबूती से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। मैं किसी का पक्ष ना भी लूं, तब भी ये बात तय है, जो मैंने अपने अनुभव से समझा है, कि भारत में प्रोडक्टिविटी बढ़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज इस देश में हमेशा टेक्नोलॉजी को लेकर मारामारी होती रहेगी। सब कुछ विदेश से आता रहेगा, हम खुद कुछ भी करने के लायक बचेंगे ही नहीं। तो किस बात का आत्मनिर्भर भारत? हम आत्मनिर्भर बनने की बातें करते हैं तो हमको ये सब चीजों को अप्रिशिएट करना पड़ेगा, और क्या। Fourth, the 2019 Bill on Occupational Safety allowed the government to prohibit employment of women in undertaking operation that could be dangerous to her health and safety. The 2020 bill removes this power to prohibit employment and instead allows the government to require employer to provide adequate safeguard. Wow! जो मैंने बोला ना, वुमेन महिला बिल के ऊपर क्या बोला है सरकार ने, ये बहुत प्यारा कानून सरकार ने अब ला दिया है। पुराने कानून में ऐसा था कि यदि किसी जगह पर किसी महिला की सेफ्टी, महिला की सिक्योरिटी, उसके हेल्थ से रिलेटेड चीजों को अगर डेंजर है, तो वहां पर महिलाओं को काम करना ही नहीं है, उस डिपार्टमेंट में महिलाओं को कभी नहीं रखा जाएगा। ये नियम था। उदाहरण के लिए, अगर कोयला मजदूरी करने के लिए आप खदान में उतरे हो, तो उस कोयले का धुआं जो आपके नाक कान फेफड़ों में घुस जाता है, उससे आदमी की मृत्यु जल्दी हो सकती है। अब वहां पर आप महिलाओं को लेकर नहीं जा सकते, या महिला मजदूर को वहां खड़े नहीं कर सकते, उसकी सेहत बहुत खराब हो सकती है। ओके, वो एक जननी है, उसको बच्चे पैदा करने हैं, ऐसे में वो और उसके संतान सबकी सेहत खराब हो सकती है। तो पुराना कानून ये कहता था कि मत कराओ, मत कराओ, वो एरिया, वो डिपार्टमेंट महिलाओं को दो ही मत। नया कानून जो आया है 19 सितंबर को, 2 दिन पहले, उसमें ये कहा गया है कि कराओ, लेकिन सेफ्टी वहां पर पहले ठीक करो और कराओ। समझ में आया आपको? आपको मैं एक उदाहरण, अब बात बात पे मुझे उदाहरण याद आ रहे हैं, इसलिए आप थोड़ा सा इसको एडजस्ट करिए और समझने की कोशिश करिए कितना गंभीर टॉपिक है ये। रेलवे की वैकेंसी निकली है, और रेलवे की वैकेंसी में ट्रेन चलाने वाली लोको पायलट, ट्रेन चलाने वाले जो ड्राइवर्स होते हैं उनको बोला जाता है लोकोमोटिव पायलट, राइट? तो लोको पायलट की दो पोजीशन होती है, एक लोकोमोटिव पायलट, एक असिस्टेंट लोकोमोटिव पायलट। तो ये जो पोजीशन होती है, रेलवे ने अब शुरुआत की है कि इस पोजीशन के लिए भी अब महिलाएं आएंगी, और महिला ड्राइवर्स तो होते ही हैं बहुत सारे। अब जब ये वैकेंसी निकलती है, मैं कई बार क्लास में बोलता हूं कि गर्ल्स, आप लोग रेलवे के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हो। सबका एक लाइन में रूढ़िवादी कहना यह है, नहीं सर, हमारे घर वाले नहीं मान रहे, हमारे घर वाले नहीं बोल रहे हैं, घरचे नहीं म्हणून राहिले। ओके, क्यों? क्योंकि उनका एक टिपिकल मानना है कि अरे भाई, वो रेलवे में भाई वहां कहाँ जंगल झाड़ी में ट्रेन जाती रहेगी, वहां कहाँ आप काम करेंगे, सेफ्टी स्टैंडर्ड कुछ नहीं रहेंगे, मतलब ये हम नहीं भेजेंगे। हम किसी स्कूल में जॉब करा लेंगे, जिला परिषद में काम करा लेंगे, हम चाहे तो कॉलेज में काम करा लेंगे, और सबसे बेस्ट तो बैंक में ही काम करा लेंगे। हर माँ बाप अगर इस तरीके से सोचते रहेंगे, तो क्या हमको कभी प्लेन, फाइटर प्लेन उड़ाने वाली औरतें मिलेंगी? क्या हमको कभी नेवी चलाने वाली औरतें मिलेंगी? क्या हमको कभी बंदूक पकड़ के गोलियां मारती हुई औरतें मिलेंगी? ये सारी चीजें अब इस देश की जरूरत बन गई है, और ये बेड़ियां तोड़नी पड़ेंगी। ये बेड़ियां तोड़ने के लिए मानसिकता बदलनी पड़ेगी, जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। ओके, तो अब ऐसा है कि अगर आपको रेलवे में ज्वाइन करना है, जाइए, लोको पायलट बनिए, 50-60 हजार रुपए सैलरी उठाइए, लेकिन आपकी सुरक्षा का इंतजाम रेलवे करेगी, उस पर भरोसा रखिए और जाइए।
इस तरीके से रहेगा। आज नहीं कल ये कदम तो उठाने ही पड़ेंगे। हो सकता है कि कभी कभी कोई छोटा मोटा हादसा हो जाए, रेलवे उसकी पूरी जवाबदारी लेगी, लेकिन आप आगे बढ़ो। ठीक उसी तरह से कोई व्यक्ति यदि फैक्ट्री में काम करना चाहती है, कोई महिला, तो वो कर सकती है, उसके लिए हम प्रॉपर प्रावधान रखेंगे, लेकिन अब फीमेल स्टाफ को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। हर कोई अगर बैंक और स्कूल और कॉलेज में ही जाएगा तो बाकी जगह पर लोग जाएंगे कैसे, कौन जाएगा? इन चीजों को सोचना जरूरी है। समझ में आ रहा है आपको? हाँ। अब देखिए आगे, अ शिफ्ट इन अप्रोच, अप्रोच को जो बदला गया है वो क्या है? All the three bills born in both in 2019 and 20 versions also show a major shift in approach from the earlier laws. Many essential features of the law are no longer specified in the codes but have been delegated to the prescribed by the government through rules. Okay, अब हुआ ये है कि 2019 से 2020 में जो कानून बदल दिए गए और जिनको सामने लाया गया, उसमें बहुत से प्रावधान चेंज कर दिए गए और हर एक बात को रूल्स के साथ लिख के मतलब पेश नहीं किया गया है। Examples of delegated items including setting the threshold for application of various social security schemes, specifying safety standard and working condition, and the power to increase the threshold for establishments that have to seek permission before retrenchment. उदाहरण के लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम कैसी रहेगी उसके बारे में ज्यादा बातें नहीं हुई, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के बारे में, वर्किंग कंडीशंस के बारे में, और यहां तक कि जो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो रखने हैं जिसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है रिट्रेंचमेंट की। जैसे मान लो कि आज के डेट में बीएसएनएल वाले अपने अपने कंपनी से 500 लोगों को निकाल रहे होंगे, ठीक है, बीएसएनएल तो वैसे ही बर्बाद चल रही है तो वो निकाल रहे होंगे, तो होगा ये कि बीएसएनएल को सरकार की इजाजत लेनी पड़ेगी, उसके बिना वो नहीं कर सकते। अब सरकार ने ही एक कानून बना दिया है कि अगर आपको आपके लेवल पे ठीक लग रहा है तो निकालो, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो और करो आप अपना काम, लेकिन आगे बढ़ो, कुछ और करो, राइट? इस तरह के प्रावधान। एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज वेदर सच फीचर्स शुड बी हार्ड कोडेड इन द एक्ट्स। कहने का मतलब यह है, लेखक को इस बात की चिंता है कि ठीक है करो, लेकिन आपने तो बिना बोले फटाफट फटाफट पार्लियामेंट से सारे बिल पास करा दिए, बाद में आपने कभी वो बिल ठीक से खोल के पढ़ा या नहीं, पता चला इस बिल में बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जिसके बारे में ढंग से चर्चा हुई ही नहीं है, राइट? ये है अब इस पूरे के पूरे आर्टिकल का सेंट्रल मुद्दा। लेखक किस बात से परेशान है, जरा ऊपर आप हेडलाइन से फिर से समझिए। वो ये बोल रहे हैं कि डाइल्यूशन विदाउट एडिक्वेट डिलीबरेशन, मतलब ये कि अरे भाई किसी बिल में अगर मान लो कोई ऐसी चीजें होंगी जो चीजें पब्लिक को, आम जनता को ठीक से पता होनी चाहिए, तो वो बिना बताए आपने बिल पास कर दिया है, तो कहीं भी कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। पता चला मजदूरों पे बहुत बुरी आफत आ सकती है, या पता चला फैक्ट्री वालों पे भी बहुत बुरी आफत आ सकती है, या पता चला सरकार जो सोच रही है उसका ठीक उल्टा हो जाए। तो बिल बनाने वालों ने भी वो बिल ठीक से नहीं पढ़ा है और बिल सैंक्शन कराने वालों ने भी वो बिल ठीक से नहीं पढ़ा है, और जिनको वो बिल भुगतना पड़ेगा उनको तो वो बिल समझ में भी नहीं आ रहा है। ये है एक्चुअल पराकाष्ठा इस देश की। ओके, तो आखिरी पार्ट जरा पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, बने रहिएगा। वन में आर्ग्यू दैट सम मैटर्स सच एज सेफ्टी स्टैंडर्ड शुड अप्लाई टू एवरीवन व्हाइल अदर्स that provide job security could be based on the size of the firm. The Occupational Safety Bill, which prescribes a safety standard and maximum work hours, exempts small establishment from its purview, while the Industrial Relations Bill applies to all. कहने का मतलब ये है कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी बिल जो है वो थोड़े लोगों पर लागू होगा, लेकिन इंडस्ट्रियल रिलेशन बिल जो है वो तो सब पर लागू होगा। और आखिरी चीज, these three new bills were introduced on Saturday and the Business Advisory Committee of the Lok Sabha has allocated 3 hours for them to be discussed and passed this week. Together these bills have 411 clauses. इस बिल में 411 अलग-अलग clauses हैं, 13 शेड्यूल्स हैं एंड कम इन 350 पेजेस, और 350 पन्नों का बिल है। द प्रोविजन ऑफ द बिल अफेक्ट एवरी पर्सन वर्किंग इन इंडिया एंड एवरी एम्प्लॉयर एंड एड्रेस कॉम्प्लेक्स इश्यूज। ये जो बिल है ये हर एक एम्प्लॉय के मन में जो कौतूहल है उसको, हर एक एम्प्लॉयर के मन में जो कौतूहल है उसको, सबको शांत करने के लिए अच्छा
It is difficult to believe that members of parliament who are attending parliament every day, including weekends, have had the time to read and understand the implications of the various provisions of the bill. वाह कितनी बढ़िया लाइन लिखी है माधवन साहब। ये लिखते हैं कि ये जानना बड़ा मुश्किल है कि पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हुए हैं क्या उन लोगों को ये बिल समझ में आया। जो लोग रोज यहाँ पर आते हैं पार्लियामेंट में उनको ढंग से पता चला क्या उन्होंने इस बिल और उसके सारे implications को ठीक से पढ़ा, भगवान जाने। As discussed above, the bills have several key changes from 2019 bill that were examined by the standing committee. Therefore, it is important that there is a wider scrutiny and public discussion on this bill. They should be referred to the standing committee. After all, a complete revamp of the labor law should be done only after ड्यू डेलिब्रेशन। राइट, कहने का मतलब ये है कि इस बिल की पूरी तरह से जांच पड़ताल और उसकी सूक्ष्म स्क्रूटिनी का मतलब होता है सूक्ष्म जांच पड़ताल होनी चाहिए ताकि ये बात तय हो कि कंप्लीट रिवैम्प, रिवैम्प का मतलब होता है कंप्लीटली चेंज कर देना, नया बदलाव करना। ये करने से पहले ठीक से हर चीज के ऊपर विचार कर लेना चाहिए। माधवन साहब जो है वो प्रेसिडेंट है पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के नई दिल्ली में। तो ये है दोस्तों आज का पूरा कंप्लीट आर्टिकल। उम्मीद करता हूं कि इस तरह की टेक्निकल बातों में भी आपका धीरे धीरे इंटरेस्ट आ रहा होगा, इस तरह की चीजों पर भी आपकी कोई ना कोई कायम राय बन रही होगी। कायम नहीं तो कम से कम एक एक छोटी मोटी एक इनोसेंट राय तो कायम हो ही रही होगी। बने रहिएगा, विज्ञान के टॉपिक हो चाहे देश दुनिया के टॉपिक हो, इस तरह के टॉपिक्स के साथ ही आपकी पूरी तैयारी संभव हो पाएगी और आरसी पैसेज में आपको जबरदस्त मजबूती मिलेगी। क्योंकि जब तक आप अलग अलग वैरायटी की चीजें नहीं पढ़ेंगे आपके लिए मजबूती से आरसी पैसेज सॉल्व करना, जीडी सॉल्व करना, इंटरव्यू देना ये सब मुश्किल हो जाएगा। जाते जाते ये रहे आज के पूरे आर्टिकल के शानदार वोकैब वर्ड्स। डाइल्यूजन, deliberation, scrutiny, regime, rationalizing, threshold, retrenchment, subsumes and revamp और उसके बढ़िया मीनिंग भी यहाँ पर दिए हुए हैं। आर्टिकल और ये सारी चीजें आप दोबारा से रिवाइंड करके फिर से देख सकते हो, इन सब के मीनिंग लिख सकते हो और अब जाके वो आर्टिकल पढ़ लेना जो मैंने आज आपको करवाया। अब आप वो आर्टिकल पढ़ोगे तो ये सारे वर्ड्स भी समझ में आ जाएंगे और जो मैंने बोला वो बातें भी आपके ढंग से पल्ले पड़ने लगेंगी। यही इस आर्टिकल की खूबसूरती है दोस्तों। राइट, तो आखिरी तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जाते जाते एक और चीज मैं बता देता हूं। यस, ये है हमारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ जिसमें बुक्स और ऑथर्स, इंपॉर्टेंट डेज, इंपॉर्टेंट डेट्स, मिलिट्री एक्सरसाइज और अपॉइंटमेंट्स का एक शानदार कलेक्शन है जनवरी से लेकर अगस्त तक का। और इस तरह की पीडीएफ से 1 मार्क के जीके क्वेश्चन आएंगे नहीं, बरसेंगे फटाफट। तो ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो ये आप हमसे कलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप मुझे कांटेक्ट करिए और ये पीडीएफ कैसे आपको लेनी है उसका पूरा प्रोसीजर समझ लीजिए। 1 मिनट का काम है, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप ले सकते हैं। ऑलराइट दोस्तों, तो चलिए जाते जाते आपको जरा दिल से हम थैंक यू बोल दे, जैसे हम हर बार आपको थैंक यू बोलते आए हैं और आप लोग बिना थैंक यू किए, बिना लाइक किए, बिना शेयर किए, बिना सब्सक्राइब किए ऐसे ही भाग जाते हैं, तो वही वाला थैंक यू हम आपको बोल देते हैं। तो ये रही हमारी चैनल की लिंक, जरा इस लिंक पे जाइए, शानदार मटेरियल आपके लिए अवेलेबल है, उसको जरा डाउनलोड करिए, पढ़िए और अपना भला कर लीजिए। राइट, ज्ञानबाजी टेलीग्राम चैनल, ज्ञानबाजी यूट्यूब चैनल, ज्ञानबाजी फेसबुक, ज्ञानबाजी इंस्टा, हर चीज से आप जुड़ सकते हैं और बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जनरल अवेयरनेस के मटेरियल का फायदा उठा सकते हैं दोस्तों। कल फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी एक और नए आर्टिकल के साथ। तब तक मेरी तरफ से आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज वैसे बाय द वे एसबीआई क्लर्क की सेकंड कट ऑफ लिस्ट लगी है, सेकंड वेटिंग लिस्ट आज क्लियर हुई है 2019 की। पता नहीं आपको याद भी है या नहीं, 2019 की एसबीआई क्लर्क की जो सेकंड वेटिंग लिस्ट थी वो आज क्लियर हुई है। कुछ बच्चों के सिलेक्शन हुए। हमारे तरफ से आप सबके उज्जवल भविष्य के लिए ढेरों शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नौकरी तो हर बार अच्छी ही रहेगी, काम बहुत रहेगा लेकिन नौकरी बहुत ही गौरवान्वित करने वाली है। तो आप सबके उज्जवल भविष्य के लिए मेरी तरफ से, ज्ञानबाजी की तरफ से, संकल्प एजुकेशन की तरफ से आपको ढेरों शुभकामनाएं। चलिए दोस्तों, बने रहिए ज्ञानबाजी के साथ। कल फिर मिलते हैं किसी नए आर्टिकल के साथ और तब तक के लिए बाय।